नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो सोने चांदी से जुड़े हुए या फिर क्रूड और मेटल से जुड़े हुए तो आप हमें भेजें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, इसे नोट कर लें 9136934065। इस नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से और साथ ही भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं। गोल्ड को अगर आप देखें तो रिकॉर्ड से 5,000 रुपए से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। कॉमेक्स पर देखें तो $150 से ज़्यादा नीचे अब भाव आ चुका है। क्या और गिरावट सोने में आएगी, यही सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। रवि जी, गोल्ड पर अब आपका नज़रिया क्या है? अक्षय तृतीया बेहद पास है, लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, फिजिकल में खरीदना चाह रहे हैं। क्या भाव और नीचे आने वाले हैं क्या, या ये सही भाव आ गया है खरीदारी का? जड़ से अक्षय तृतीया के दिन तक मुझे लग रहा है कि भाव सही आ जाएंगे। अभी थोड़ी और गिरावट बाकी है। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि एक बॉटम है उसका 94,000 93,700 के करीब है, तो एटलीस्ट वहां तक के प्राइस की उम्मीद करनी चाहिए। ऑल ओवर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। साथ में जो डॉलर इंडेक्स की स्टेबिलिटी है उसमें भी प्राइसेस में करेक्शन आ रहा है। साथ में जो कॉमेक्स में बड़ी डिलीवरी का वहां पे प्रेशर था, लाइक 1400 टन के ऊपर की डिलीवरी कॉमेक्स में थी, वो भी नीचे आ रही 1300 के तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो भी वहां पे प्रेशर ही सो रहा है। तो अभी और थोड़ा मींस के उसके एवरेज जो डिलीवरी कॉमेक्स में लगती है वो 600 से 650 टन होते हैं, उसके सामने अभी भी 1300 टन की डिलीवरी ऑलरेडी है। फिजिकल डिमांड आज सुबह भी चाइना के डेटा निकल के आए थे कि पूरी ड्राई है एंड वहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड है बट फिजिकल डिमांड कम है। हालांकि सेंट्रल बैंक की डिमांड काफी स्ट्रेंथ सोने को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोअर सिचुएशन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस पे आ रहा है, बट एक और करेक्शन का दौर बाकी है। लेवल स्पेसिफिक 94,700 के करीब बेच के चले सोना। स्टॉप लॉस 95,000 का लगा है। एक डाउन साइड मुझे लग रहा है 93,800 तक एक्शन हो सकती है। चलिए सोने पे कुछ और सवाल ले लेते हैं क्योंकि कई सारे दर्शक हैं, उनके सवाल गोल्ड पर ही आ रहे हैं। एक दर्शक है हाजिर के, हालांकि ये खरीदार लग रहे हैं, ओम प्रकाश पटेल हैं, 5 बेटियां हैं इनके पास। 2026 में यानी अगले साल इनको अपनी बेटियों की शादी करनी है। सोना खरीदे या अभी रुकना बेहतर होगा? काफ़ी अहम सवाल है। रवि जी, आप इनका जवाब दीजिए। क्या अभी अगर ये रुक जाएं तो इनको बेहतर भाव, नीचे का भाव मिल पाएगा क्या? क्योंकि ज़रूरी है अपनी बेटियों के लिए खरीदारी करनी है इनको। जस्ट ऑलवेज अभी तो जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस है, एक मंथ की प्लानिंग करना काफी जरूरी हो चुका है। पर्टिकुलर जब मेरे जो उसके 3-4 साल पहले से अगर बाइंग करे तो ही उसमें बेनिफिट होता है। अदरवाइज उस टाइम जो प्राइस हो वहां बाय करना पड़ता है। ऑल ओवर सिनारियो वाइज मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन बाकी है इन प्राइसेस में। जैसे ही ये थोड़ा ट्रेड वाला सिनारियो मींस ईज होगा, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो आई थिंक रुके अभी, बट ये जो भी करेक्शन होगा अगले 1 साल का करेक्शन ही होगा एंड पर्टिकुलर इसमें आप बाय कर सकते हैं। बट ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट 2026 में है तो ये लेवल पे बाय करना उचित नहीं है। प्राइसेस में कुछ कूल ऑफ आने दे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने दे, उसके बाद बाय करें। एक बार 90,000 के करीब प्राइसेस मिलते हैं देन विल थिंक। अभी मुझे लग रहा है कि ये प्राइस पे 1 साल के ज्यादा टाइम है तो रुकना चाहिए। चलिए, तो आप रुक जाएं, आपको नीचे का भाव मिलेगा। ये अहम सवाल थे, इसलिए आपके सवालों को लेना बहुत ज़रूरी था। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, वो प्रियांशु मोदी हैं, जीरे के लिए पूछ रहे कि जीरे में आगे के लिए क्या रिपोर्ट है। जीरे पर क्या रिपोर्ट है भूपेश जी? जी नमस्कार विश्वान जी। अगर नमस्कार जीरे की सर। बात करें तो जीरे का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से भी गिरावट जारी रहनी चाहिए। जो फसल का प्रेशर था वो ऑलरेडी बाजारों में देखने को मिल चुका है, और जब फसल का प्रेशर था तब भाव हाई पर ट्रेड कर रहे थे, और जैसे जैसे फसल की आवकें कम हो रही है वैसे वैसे जीरे में एक गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये गिरावट यहाँ से जारी रहनी चाहिए टेक्निकली चार्ट पर। और बाजार नीचे में 21,900, 21,500 और 21,300, ये तीनों भाव मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में एनसीडीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह जीरे को लेकर है। अगले दर्शक है शेख खाजा हैं, 13,500 के भाव पर 100 टन हल्दी फिजिकल स्टॉक है, क्या करें?
क्या करना चाहिए? आप बताइए रवि सर, आपको क्या लग रहा है? इनकी खरीदारी अच्छे भाव पर है, क्या अभी निकल जाए या बने रहे? आगे अच्छी तेजी आपको दिख रही है? बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से थोड़ा इंटरनेशनल डिमांड एंड बॉर्डर टेंशन ये ग्लोबल ट्रेड सिनारियो, काफी बड़ी दिक्कतें एग्री कमोडिटीज अभी फेस कर रहे हैं, काफी पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस भी फेस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड की उम्मीद ना करें। हाँ, आपने अच्छे प्राइस पे बाय किया है, वो एक एडवांटेज है आपके लिए। और ऊपर मुझे लग रहा है कि अगर 14,000 जो आज मॉर्निंग में भी था, इनकेस 14,200 का प्राइस, बट 14,400 से 14,500 के करीब मिले तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि वहां पे 15 के ऊपर काफी पॉजिटिव न्यूज में भी ये प्राइजेस टिक नहीं पाए। तो 14,400 500 के करीब एक बार आता है तो वहां पे आप एक बार अनवाइंडिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अरविंद व्यास है। कच्चे तेल में तेजी होने पर भी मई फ्यूचर ऑप्शंस क्यों डाउन है? आपका व्यू क्या है इस पर भूपेश जी? उनका कहना कि मई फ्यूचर्स क्यों डाउन है कच्चे तेल में तेजी होने के बाद भी। जी सर। जी भूपेश जी, आपसे सवाल था सर, एक बार सवाल रिपीट करेंगे सर? इनका कहना है कि मई फ्यूचर्स में गिरावट क्यों है। हालांकि ये सवाल उस तरफ थे, हालांकि अब शायद बाजार भी डाउन ही हो गया है। इनका कहना है कि कच्चे तेल में तेजी दिख रही है, लेकिन यहां पर एमसीएक्स पर मई का फ्यूचर्स डाउन क्यों दिख रहा है? जी सर, अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो मुझे लगता है कच्चे तेल में जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बाजारों में 2-3 दिन की एक तेजी देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं मंदी जारी रहनी चाहिए और नीचे में बाजार 5,200 और उसके नीचे कहें तो 5,020 तक के लेवल मुझे दिखाई देते हैं आने वाले समय में। इसलिए कच्चे तेल में 5,400 के आसपास कहीं भी बाजार मिले, वहां बिकवाली का ही व्यापार करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,450 के ऊपर का रखें। सवाल ये था कि मई फ्यूचर्स इसलिए कभी कभार करेंसी का भी इम्पैक्ट रहता है घरेलू बाजार के भाव पर। और अभी अगर आप देखें तो ब्रेंट में जितनी गिरावट है, हालांकि हम WTI का रिफ्लेक्शन है ये, तो वहाँ पर भी इतनी ही गिरावट है, यहाँ पर भी दिख रहा है। और जो भाव में फ़र्क होता है, इसका क्लोजिंग टाइमिंग अलग है, वहाँ के क्लोजिंग टाइमिंग अलग है, वो भी फ़र्क होता है, और साथ ही करेंसी का भी। आप क्या जवाब देंगे इनको क्रूड पर सर, रवि सर? जब से क्लोजिंग का डिफरेंस है, क्योंकि हमारा मार्केट 11:30 बजे, वहां के मार्केट का सेटलमेंट टाइम 12:30 है। तो आई थिंक इस हिसाब से जो भी प्राइस में वोलेटिलिटी आती है, और काफी टाइम ऐसा होता है कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो काफी टाइम प्राइस रिफ्रेश होने का भी इश्यू है, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से ट्रैक कर रहा हूँ, इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में प्राइस की मोमेंटम है, इतनी ही मोमेंटम हमारे यहाँ भी है, कोई ज्यादा उसमें अप एंड डाउन नहीं है। हाँ, आप अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो कल का ब्रेंट का 11:30 के प्राइस से, सॉरी WTI के 11:30 बजे के रात के प्राइस से फ्राइडे के आज का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो वो लास्ट आवर में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसका रिफ्लेक्ट हमें दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन से होता है। हालांकि हमारे पहले वो मार्केट ओपन हो जाते हैं, तो वहां पे सेटलमेंट का टाइम का डिफरेंस है, एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए। अगले दर्शक हैं यश गुप्ता हैं। 97,000 के भाव पर सोने में खरीदारी की है। भाव अब नीचे आ चुका है काफी इनके खरीद भाव से। क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? जी, मुझे लगता है कि अगर बहुत लंबी दूरी के लिए इन्होंने सोना खरीदा है 95,000 का, तो ये होल्ड रख सकते हैं। अच्छा, 97,000 का, 97,000 का, तो इन्हें स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए था। और अगर 95,000 का खरीदा है तो मुझे लगता है कि ये होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मई का महीना है वो सोने और चांदी के लिए एक बार पेनफुल रह सकता है, तो इन्हें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगले दर्शक, कॉपर में खरीदारी करें या बिकवाली करें? रवि जी, कॉपर पर आपकी राय क्या है? संदीप जी को क्या सलाह देंगे? एक ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है तो आई थिंक आज थोड़ा सब परफॉर्मेंस रह सकता है, क्योंकि चाइना ने जो स्टिमुलस और मेजर्स अनाउंस किए वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम रहे, और इस हिसाब से प्राइसेस में हायर लेवल से मुनाफा वसूली का प्रेशर आया है। ऑल ओवर जिस जब से डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहां पे लगातार करेक्शन है, लगातार डाउन मूव है। एंड साथ में कॉपर अगर देखें तो शांघाई वेयर हाउसिंग इन्वेंटरीज भी लोअर हो रही है।
तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वहां पे गिरावट नहीं होगी। आप ऐसा कर 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रख के वहां पे बाई करें। बाई का लेवल होगा 848 के करीब करंट कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर ले 840 के स्टॉप लॉस के साथ, और 864 तक के लेवल आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मोमेंट सबड्यूट होगा, कल रिकवरी का दिन हो सकता है। तो ये भाव है आपके लिए बेस मेटल्स को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ है, हसमुख है गुजरात से। क्रूड ऑप्शंस में नई रणनीति जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, क्रूड ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या इनके लिए, हसमुख जी के लिए? जी सर, 5400 की पुट इन्हें करंट भाव पर खरीदनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 45 पॉइंट्स का रहेगा। लक्ष्य ऊपर में 90 पॉइंट और 130 पॉइंट्स का रहेगा। तो क्रूड ऑप्शंस में ये राय है। अगले दर्शक हमारे साथ अनुज हैं। सोने में फिलहाल 24 कैरेट का करंट भाव क्या चल रहा है? 24 कैरेट का भाव अभी है करीब 94,727 रुपए। इस पर आपको रिटेल में 1-2% का मार्कअप आपको देना पड़ेगा, साथ ही जीएसटी और मेकिंग अलग से लगेगा। 3% की जीएसटी लगेगी इस पर से, और मेकिंग चार्ज आपके प्रोडक्ट के हिसाब से तय होते हैं। जो अगर आप गोल्ड कॉइन या बार खरीदते हो तो 1-2% का मेकिंग चार्ज, ज्वेलरी खरीदते हैं तो 8-10% से लेके 30% तक जाता है। जैसा काम वैसा मेकिंग चार्ज का दाम। लेकिन अभी जो भाव है होलसेल में वो 94,727 रुपए हैं 24 कैरेट का। इस पे रिटेलर आपको 1-2% का एक्स्ट्रा मार्कअप रख सकते हैं, फिर आप मेकिंग और जीएसटी अलग से जोड़ लें। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। हर्ष है जयपुर से, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या सलाह देंगे। एक और दर्शक है प्रवीण है पुणे से, उनका भी सवाल नेचुरल गैस पर ही है। रवि जी, क्या सलाह है इनके लिए? मुझे लग रहा है कि वैसे टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। साथ में जो वीकेंड में यूएस का वेदर रिपोर्ट आया है उसमें भी लग रहा है कि प्राइसेस में जो करेक्शन आया है वो ओवर ड्यू है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों थोड़े व्यू ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि एक छोटा शॉर्ट कवरिंग वहां पे आ सकता है। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद ना करें, बट मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे आ सकता है। एंड टिल अपर साइड जो टारगेट है आई थिंक के नेचुरल गैस में 278-280 तक बन सकता है। हालांकि वो लो ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि अपनी नेगेटिव सीजनलिटी में डिमांड की, तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। नेचुरल गैस के जो मई एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन है 265, वो आपको बाय करना अराउंड 16, टारगेट वुड बी 28 एंड 8 का स्टॉप लॉस लगा है। तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट फ्यूचर को अप्रोच ना करने के सामने आप नेचुरल गैस की जो मई एक्सपायरी के 265 के कॉल ऑप्शन से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के लिए तेजी खेल सकते हैं। हमारे साथ अमित कोठावड़े हैं। भूपेश जी से ये सवाल उन्होंने किया है कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए। भूपेश जी, एनजी पर इनके लिए क्या जवाब है? जी सर, नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि 266 के नीचे इस पूरे हफ्ते में जब तक बाजार चलेगा तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी। जो मैंने कॉल आपके साथ शेयर करी थी उसके दोनों टारगेट आ चुके हैं 264, 261 के, परंतु अभी भी मैं कहूंगा कि 259 और 257 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर बाजार 257 के नीचे लगातार सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इस हफ्ते में नेचुरल गैस 243 और 233 तक के भी लेवल आसानी से दिखा सकते हैं। दर्शक हमारे साथ नवनीत है रायगढ़ से, इंट्राडे के लिए चांदी और एल्यूमिनियम में स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। सिल्वर और एल्यूमिनियम पर क्या राय है सर, ट्रेड करना चाह रहे हैं? रवि जी, आपसे सवाल है। मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड सिल्वर में ले सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 95,900 पे बाई करें। स्टॉप लॉस 95,380 का लगा है, काफी अहम सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता कोई बड़ी मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं। एंड टारगेट 97,000 का रहेगा, तो आपको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। इन बिटवीन जब प्राइसेस में शार्प गिरावट आई उसके बावजूद भी मींस इंटरनेशनल प्राइसेस ने 30 to 70, डोमेस्टिक प्राइसेस ने 95,500 का लेवल ब्रेक नहीं किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कंपेरेटिव गोल्ड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा।
एल्यूमिनियम थोड़ा वीक साइड है, यहाँ पे ज्यादा मुझे कोई अपसाइड नहीं दिख रहे। 235 पे बेच के चले, स्टॉप लॉस 237 लगा है और डाउन साइड 231 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो एल्युमिनियम और चांदी पर आपके लिए ये राय है। नवनीत जी के लिए निशु हैं मथुरा से 89,150 रुपए के भाव पर चांदी में खरीदारी की है। भूपेश जी, इनको क्या करना चाहिए निशु जी को? जी, इन्हें चांदी के ट्रेड में मुझे लगता है बने रहना चाहिए और अपसाइड में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करना चाहिए, जो स्टॉप लॉस मई वायदा के लिए 95,000 का रहेगा। 95,000 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन करता है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी। हो सकता है बाजार ऊपर में 98,500 और 99,500 के लेवल भी शॉर्ट कवरिंग में दिखा दे, तो इन्हें ऊपर में मुनाफा बुक करने की भी सलाह रहेगी जब भाव 99,000 के आसपास मिलते हैं। ये तो बात हो गई नॉन एग्री मार्केट की। एग्री में जीरे पर एक बार फिर से सवाल ले लेते हैं। जीरे पर आपका आउटलुक क्या है सर? आज फिर से 1% की गिरावट दिखी है। रवि जी, क्या लग रहा है आगे? स्पाइसेस में थोड़ा, जैसे मैंने आगे भी बात की कि काफी पॉलिसी रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल रिस्क रिलेटेड अनसर्टनिटीज है, तो अभी स्टॉकिस्ट की इतनी डिमांड नहीं आ रही। प्राइसेस में लोग वेट कर रहे हैं कि अभी और नीचे के प्राइसेस मिले। कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बट ऑल ओवर सिनारियो थोड़ा वीक है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्पाइसेस में पर्टिकुलर जीरा में सेलिंग का ही ये रिकमेंडेशन होगा। 22,500 22,600 एक सप्लाई लेवल है, वहां पे आप शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 22,900 का लगा, डाउन साइड 21,700 तक के लेवल आ सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है कि 21,500 मैक्स टू मैक्स आ सकता है, उसके बाद आपको रिकवरी भी दिखेगी। बट अभी मींस के वो 21,500 से थोड़ा दूर है। मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट करके व्यापार करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय है मसालों को लेकर। शुक्रिया रवि जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए, हमने बात की थी व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन अजय गोयल साहब से, और साथ ही वो शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं अजय गोयल साहब। उनसे बातचीत हुई है गेहूं मार्केट को लेकर कि गेहूं के उत्पादन को लेकर नई रिपोर्ट क्या है, सप्लाई की स्थिति क्या है, और सरकार की पॉलिसी पर को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुन लेते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अजय गोयल साहब हैं, WPPS के व्हाइट प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं सर। और आप एक गेहूं की मिलें भी चलाते हैं, फ्लोर मिल भी चला रहे हैं। क्या लग रहा है सर, गेहूं को लेकर उत्पादन से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। दो तरह के एसोसिएशन है, एक है जो सरकार के आसपास का जो उत्पादन के आंकड़े हैं उसके आसपास के नंबर दे रहे हैं, दूसरा उनको लगता है कंजर्वेटिव साइड कि बहुत कम उत्पादन होने वाला है, चिंताएं अभी भी है। क्या लग रहा है, किस तरह के उत्पादन के नंबर आप लोगों की तरफ से हैं? देखिए, ये साल जो है काफी बेहतर साल है। अगर आप पिछले 2 सालों को देखो, इस साल जरूर 4 से 5% वृद्धि हुई है उत्पादन में, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये ट्रेंड आप सबके फिगर्स में देखोगे, जितने लोग उत्पादन का अनुमान निकालते हैं उन सबके नंबर्स हायर देन लास्ट ईयर है, 4 से 5%। तो अब हर एक का बेस अलग है, लेकिन ट्रेंड सबका एक ही है कि 4 to 5% हायर देन लास्ट ईयर। ओके, तो आपको लग रहा है कि उम्मीदें बेहतर होगी, और वही वजह है कि हम दाम नीचे भी आते देख रहे हैं। सर, बीच में ना एक ऑस्ट्रेलियाई लॉबी भी काम कर रही थी, वो चाह रही थी कि किस तरह से इस तरह की खबरें फैलाई जाए कि देश में उत्पादन के नंबर कम हैं और सरकार इंपोर्ट कर ले उनके गेहूं की। क्या वाकई इसमें कुछ तथ्य है क्या? देखिए, जो उत्पादन है वो मौसम पे निर्भर रहता है। 2 महीने पहले एक ऐसा समीकरण बन रहा था कि लोगों को लग रहा था कि शायद उत्पादन उतना ना हो जितनी उम्मीद की जा रही है। उस समय जरूर जो है लोगों के मन में शंका थी, लेकिन उसके बाद मौसम में बदलाव हुआ और तुरंत बदलाव हुआ, और जो एक गर्मी पड़ने की आशंका थी लोगों को, वो हुई नहीं। और उत्पादन जो है काफी अच्छा निकल गया है। एंड अब उस तरह की कोई जो है फिक्र लोगों के दिमाग में नहीं है। और सरकार का ओपनिंग स्टॉक भी इस साल अच्छा है, और सरकार के पास एंड में, सीजन के एंड में काफी अच्छा उनके किटी में भी जो है बफर आ जाएगा। ओके सर, अब बात कर लेते हैं भाव को लेकर। अब क्या लग रहा है इस साल नीचे में भाव कहाँ जाएंगे? भाव ऑलरेडी काफी कम हुए हैं, और कम हो सकते हैं क्या? देखिए, 1-2% का तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आज की तारीख में प्रोक्योरमेंट प्राइस के हिसाब से भाव जो है स्थिर हैं और उसके एरे गेरे ही चल रहे हैं। ओके, सरकार की जो खरीद है वो काफी अच्छी हो रही है, नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा
जो पिछले कुछ 2-3 सालों में जिस तरह से टारगेट के हिसाब से सरकार खरीद नहीं कर पाई, लेकिन अब तक के जो नंबर कह रहे हैं इस बार उस तरह की स्थिति बनती नहीं दिख रही। लग रहा है कि पूरी खरीद भी हो जाए और कई राज्यों में बोनस भी दिए जा रहे हैं। एमपी में जैसे 175 रुपए तक का बोनस दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, सरकार लक्ष्य के हिसाब से गेहूं खरीद लेगी? बिल्कुल, इस साल देखिए सरकार ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। एमपी और राजस्थान दोनों ने बोनस पहले से डिक्लेयर कर रखा था। उसका नतीजा आप देख रहे हो। एमपी जो है बहुत जल्दी अपना जो एक लक्ष्य था उसको पार भी कर सकता है और सरकारी लक्ष्य से 1 मिलियन 2 मिलियन आगे पीछे कई सालों बाद, 2-3 साल बाद सरकार शायद अपना लक्ष्य पूरे करने के नजदीक आ गई है। ओके सर, अब एक सवाल चैलेंजेस को लेकर, इंडस्ट्री के लिए मेजर चैलेंजेस अभी क्या देख रहे हैं और आने वाले समय में जो पॉलिसी क्या होगी सरकार की, खास करके गेहूं के मार्केट को लेकर? जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री को होता है वो है सरकारी पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल, और कम से कम लॉन्ग टर्म तो छोड़ दीजिए, 1 साल की भी पॉलिसी की अगर सरकार घोषणा कर देती है जून महीने में, भाई हमारे पास देश में इतना उत्पादन था, उसमें से हमने इतना ले लिया, ये कीमतें चल रही है, हम ये सोच रहे हैं कि इस साल में इससे ऊपर कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाजार में गेहूं और ओपन सेल जरिए सरकार कोई ना कोई एक स्थिरता लेके आए बाजार में। नहीं तो ये एक चेस का गेम जैसा हो जाता है। व्यापारी कुछ गेस कर रहा है और सरकार के दिमाग में कुछ है, मिल वाले के दिमाग में कुछ है, ग्राहक के दिमाग में कुछ है। एक दूसरे के आपस में ही हम ये एक गेम सा खेल रहे हैं, जबकि सरकार जो है अपनी घोषणा से एक स्थिर पॉलिसी 1 साल की लेके आ सकती है। ओके, तो यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो उसका फायदा ये होगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, इंडस्ट्री के लिहाज से भी और कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और सरकार के लिए भी ये चीजें आसान होगी। सर, अब आखिरी सवाल, क्या इस बार इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं? इस साल